हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमारा यहाँ पे रिवीजन पोर्शन चल रहा है। हम अलग अलग चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं चल रहे हैं, बस हम चैप्टर को कोई भी रैंडम चैप्टर हम ले रहे हैं और उसका रिविजन यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक चैप्टर रिवाइज किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो जेनेटिक वाली यूनिट से आपका था और उसमें दो चैप्टर थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ये था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड सेकंड चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसको रिवाइज किया है, क्योंकि वहां पर काफी सारे ऐसे टॉपिक थे जो हमें यहाँ पर ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत थी कहिए, या ये बोलेंगे कि वहां पे जो टर्मिनोलॉजी थी वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट थी। टिपिकल कुछ नहीं होता है, बट देखो जैसे कि हमने बात की है वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। देन हमने रेप्लिकेशन की बात की थी, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ट्रांसलेशन की बात की थी कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये सारे इतनी जो प्रोसेस है, काफी लेंथी प्रोसेस हमने देखी है। काफी सारे टर्म्स यहाँ पर नए हमारे पास आए हैं। हमने कहा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, उसके सीधे कुछ प्रिंसिपल हमारे पास आए थे। तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली सेकंड जो चैप्टर हमारा है वो थोड़ा सा हमें टफ लगता है जब हम पढ़ते हैं। अगर आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, देन आप रिवाइज करेंगे, तो फिर आपको जो चैप्टर है वो इजी लगेगा। इसके बाद जो चैप्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर से भी यहाँ पर आपके एक दो या इससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो डिजीज है, जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे बनते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स, जो हमारी यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हम रिवाइज करेंगे। देखो, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। हमने हमने यहाँ पर पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके, एक चैप्टर हमारे पास आता था हेरिडिटी वाला। क्लास 10th में हमारे पास हेरिडिटी वाला एक चैप्टर है और वहां पर हमने पढ़ा था कि क्या होती है हेरिडिटी। वहां पर हमने मैंडेलियन जो जेनेटिक्स है वो पढ़े थे, मैंडल्स के लॉ हमने पढ़े थे, एक्सेप्शन को हमने देखा था। हमने कहा था लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो क्योंकि बेसिक से या जो इनिशियल जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए नया है या बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। हमने पढ़ा है इस चैप्टर को, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लगाए हैं। अगेन आज हम यहाँ पर चैप्टर को रिवाइज करेंगे और देखो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम चीजें आप रिकॉल करेंगे। जहां पर आप स्टक होते हैं, जहां पर कंफ्यूजन होता है, जहां पर क्लियर नहीं होगा, वहां पर हम समझेंगे। तो पहले आपको टॉपिक के नाम दिए जाएंगे, देन आपको वहां पर क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। और स्पेशली चैप्टर में आप जो क्रॉस आपको दिए जाएंगे वो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर हमने एक बार हम रिवाइज कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, जल्दी से इन टॉपिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था कुछ जो नाम हमारे पास आते हैं। जीन क्या होता है, देखो ये बहुत बेसिक है। इस चैप्टर का सबसे बेसिक जो है वो है जीन। तो हमें पता होना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने डेफिनेशन रट दी है कि जीन किसे कहते हैं। देखो डेफिनेशन में बहुत रेयर केस है कि आप किससे पूछा जाए कि जीन किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है इट मीन्स कि सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके पास आया है। लेकिन अगर जीन हमें नहीं पता है तो हम आगे के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जीन क्या है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है जिसमें हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर आपको जीन समझने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वहां भी जीन का ही हम यहाँ पे रोल देखेंगे। क्योंकि हम जब बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो वहां पर जीन आएगा। आपके पास एक चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वहां पर हम जीन पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि जीन सिर्फ इस चैप्टर के लिए है, जीन हर एक चैप्टर के लिए है जब भी आप जेनेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, जीन लोकस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होते हैं। देखो बिना देखे, बिना नोट्स को देखे एक बार आप लोग खुद से देखेंगे, सेल्फ एनालिसिस करनी है, खुद को देखना है कि हमें कितना आता है। ठीक है, कौन सा टॉपिक मेरा क्लियर है, पढ़ो एक बार। चलो आगे बढ़े। सिंपल सी चीज है, जीन क्या है, डीएनए की यूनिट है जो किसी कंप्लीट आरएनए को बनाता है और जो एक प्रोटीन को बनाएगा। अब हमें ये तो पता है कि आरएनए और प्रोटीन यहाँ पे कैसे बनती है, तो अब हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई हैं।
पहले हम कहते थे डीएनए है, डीएनए का कोई एक सेगमेंट है जो कि कंप्लीट यहाँ पर क्या, जो कि एक आरएनए बनाता है, आरएनए से आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अभी तक इमेजिनेटरी जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम चल रहे थे। अब हमने देखा है कि कैसे एक जीन जो है वो आरएनए को बनाता है। सिर्फ एक आरएनए नहीं बनेगा, यहाँ पे 3 आरएनए बनेंगे, टी आरएनए, एम आरएनए एंड आर आरएनए, ठीक है। आपने कहा कि अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग पॉलीमरेज हमारे पास होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, ठीक है। ठीक है, ऐसे आरएमटी से हमने याद किया है। तो आपने कहा अगर हमें आरएनए बनाना है, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में, तो यहाँ पे पॉलीमरेज फर्स्ट होगा। अगर हम बात करेंगे एमआरएनए के बारे में तो यहाँ पे पॉलीमरेज सेकंड होगा। अगर हम बात करेंगे टी आरएनए के बारे में तो यहाँ पे पॉलीमरेज थर्ड होगा। ऐसे तो पढ़ा था हमने। फिर वो प्रमोटर सीक्वेंस में जाएगा, देन वहां से वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट होगा उससे वो क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमने कहा कि डीएनए को, जीन को हम समझते हैं कि जीन क्या है। जीन डीएनए का वो पार्ट है जो कंप्लीट आरएनए को देगा और यही आरएनए प्रोटीन को बनाएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन के बारे में बात की थी तो क्या बोला था, ट्रांसलेशन की बात की थी तो क्या बोला था, बोला था ये होगा हमारा क्या, क्या होगा ये बताओ। ये कैपिंग और टेलिंग यहाँ पर हमने कर ली है, ये हमारा एमआरएनए होगा, ठीक है। एमआरएनए पे लगी होंगी, एमआरएनए पे लगी होंगी 2 यूनिट, क्या होंगे ये हमारे राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम में हमारा क्या होगा, आरएनए होगा। देन हमारे पास आता है क्या, ये क्या हमारा है, टीआरएनए है जो यहाँ पे अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। तो ये अमाइनो एसिड को लेकर के आते हैं, ये अमाइनो एसिड देगा और अमाइनो एसिड यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। टीआरएनए लेगा और अमाइनो एसिड कैसे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगी होगी। तो एमआरएनए का काम है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना कि ये अमाइनो एसिड यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो मैसेज को देता है, इंफॉर्मेशन देता है। टीआरएनए का काम है यहाँ पर अमाइनो एसिड लेकर के आना, और जो हमारा आरएनए है उसका काम है कि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, तभी तो चेन बनेगी, लो बन गई एक प्रोटीन यहाँ पे। तो ये हमने पूरा देखा था कि ट्रांसलेशन कैसे होती है। अच्छा, हम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। अब एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सारे क्या है, जीन्स की फॉर्म है, इनको हम एलील कहते हैं। थर्ड है जीन लोकस, क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन पाए जा रहे हैं वो जीन लोकस है। हेटेरोजाइगस, जब दोनों एलील अलग अलग ट्रेट को फॉलो करते हैं, सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेट, तो हेटेरोजाइगस है। जब दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करते हैं, कैरेक्टर तो सेम होगा ही लेकिन ट्रेट भी सेम है, तो होमोजाइगस कहेंगे। आगे आते हैं डोमिनेंट, अगर हमने कहा कि दो सेम कैरेक्टर लेकिन दो ट्रेट को लिया हमने और उनके बीच में क्रॉस कराया, तो जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव है। डोमिनेंट को प्रभावी, रेसेसिव को अप्रभावी कहते हैं। जीनोटाइप, की जीन की स्थिति के अनुसार हम यहाँ पे कैरेक्टर को देखते हैं कि जीन की स्थिति क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल टी। तो जेनेटिकली अगर हम देखें, जीनोटाइप हम देखें तो हमने कहा कि जो कैपिटल टी है वो होमोजाइगस टॉल है, और कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। फिनोटाइप क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हमें दिखाई दे रहा है। हमने कहा कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल टी, स्मॉल टी भी टॉल है, ठीक है, ये फिनोटाइप है। मोनोहाइब्रिड, जब एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए तो मोनोहाइब्रिड है, जब दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए तो डाइहाइब्रिड है। इजी है, ठीक है। अब कैरेक्टर और ट्रेट तो हमने बात की थी, कैरेक्टर कोई कैरेक्टर है उसकी फॉर्म अलग अलग है, जैसे शेप, हमने कहा एक कैरेक्टर है शेप, अब उसकी शेप राउंड भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, आपने कहा उसकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है, तो स्क्वायर हो सकता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग शेप हमारी हो सकती है। हमने कहा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये हमारे पास सर्कल, तो ये डिफरेंट जो अलग अलग जो शेप हमारे पास आ रही है, हम सभी को शेप कह रहे हैं, तो शेप क्या है, कैरेक्टर है, ये सारे क्या है, इसके ट्रेट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक्स, क्या होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने कहा यहाँ पर जीन्स की जो स्टडी है,
उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा बिकॉज हेरिडिटी इज वाइटल टू ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें जेनेटिक्स के जो पिता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मैंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पे, पी प्लांट से, पाइसम सटाइवम गार्डन की जो है यहाँ पे उस पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो यही चीज है, ग्रेगर जॉन मैंडल अ मॉरवियन Augustinian friar working in the 19th century in Brno was the first to study a genetics scientifically. Mendel studied a trait inheritance. इन्होंने trait inheritance पे काम किया है। ध्यान रखना, अभी हम मॉर्गन की बात करेंगे तो ये याद रखना है कि मॉर्गन ने किस पे काम किया है। इन्होंने तो ट्रेट इनहेरिटेंस पे काम किया है, ठीक है। यानी कि ट्रेट जो है वो कैसे इनहेरिट होता है। इनहेरिटेंस का मतलब समझते हैं, कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जो प्रोसेस है, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास हो रहे हैं, या ट्रेट जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं दैट आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर, ठीक है। और हमने कहा कि अगर ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ तो हम कहते हैं ये इनहेरिट हुआ है, या इनहेरिटेंस हुई है, यानी कि ये प्रोसेस हुई है जिसमें कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है। पैटर्न्स इन द वे traits are handed down from the parents to offspring over time. He observed that the organism in a pea plant inherit traits by way of discrete units of inheritance. ठीक है, ये ग्रेगर जॉन मैंडल है, इनके बारे में हमने कहा कि तो अर्ली लाइफ है मैंडल की वो क्या है, ये एक मॉन्क थे, यानी कि एक पादरी थे। इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया एंड डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने हेरिडिटी के सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, जिनमें पूरी जो जेनेटिक्स है वो डिपेंड करती है। देखो आज भी हम वो 3 लॉ पढ़ते हैं, आज भी वो 3 लॉ जो है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। हाँ एक्सेप्शन है हमारे पास, लेकिन एक्सेप्शन हमने कहा कि बहुत सारे हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपने देखे होंगे बहुत सारे, पहले हम क्या पढ़ते हैं, कोई रूल पढ़ते हैं, देन हमारे पास एक कोई एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो एक्सेप्शन है, लेकिन अभी भी वो जो रूल है उनको फॉलो किया जाता है। इनको हमेशा ही फॉलो किया जाएगा जब तक कि कोई नई डिस्कवरी नहीं हो जाती है। तो तभी हम क्या करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, उन्हीं लॉज को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब तक ये लॉज काम कर रहे हैं, जब तक ये एकदम फिट बैठते हैं, तब तक आपने कहा कि इनको फॉलो किया जाएगा। He started his famous experiment on the garden pea plant in his free time. इन्होंने गार्डन पी पे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है फ्रॉम 1856 until 1865. He concluded he conducted his investigations in the monastery for the nearly 9 years. He had worked on approximately 10,000 pea plant of 34 types. तो इन्होंने यहाँ पे काफी साल एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। 10,000 के पौधों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 34 प्रकार के वो पौधे थे। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेरियस वे। तो ये प्लांट एक दूसरे से भिन्न थे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कैरेक्टर, किसी न किसी ट्रेट के बेसिस पे। His papers were published in the Proceeding of the Brunn Nature History Society in 1866 and 1867. तो इनका जो काम है वो पब्लिश भी हुआ है, लेकिन इनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, पहचान नहीं मिली, ना ही इनके एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे। क्योंकि एक तो ये था कि यहाँ पर जो जेनेटिक्स उसमें मैथमेटिक्स का यूज हुआ था, तो उस टाइम पे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि बायो में जो है वो मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। लेकिन ये था कि देखो आज के इसमें आप देखते हैं सोशल मीडिया इतना फैल गया है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी चीज को यहाँ पे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या थे, एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे कि मेंडल अपने काम को सब लोगों तक पहुंचा सके। लिमिटेड सोर्सेस से और लिमिटेड लोगों तक ही उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो उस टाइम पे पहुंचा होगा, और उन लिमिटेड लोगों ने वहां पर उनके काम को डिनाई किया और एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब क्या हुआ है, रीडिस्कवरी हुई है मेंडल्स के प्रिंसिपल्स की। फॉर 33 years मेंडल्स एफर्ट्स वेंट अननोटिस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। तो इतने सालों तक जो मेंडल का जो काम है उसे यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं मिली, उन्हें पहचान नहीं मिली। 3 बॉटनिस्ट थे, कॉरेंस है, डी वेराइज है एंड थ्रेशमार्क, रीडिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक यूज्ड बाय मेंडल इन 1990। अब 1990 में क्या हुआ, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। देखो इन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया था, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पब्लिक किया था,
और यहाँ पर इन्होंने रीडिस्कवर किया। Mendel's unpublished work were exhumed from the grave and made available to the scientific community. He remained about for the rest of his life. In 1884 he passed away. तो 1884 में उनकी डेथ हो गई मेंडल की, और उनके काम को जो पहचान मिली वो उनकी डेथ के बाद मिली। मेंडल डाइड बिफोर हिज वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो मेंडल अपने काम, जब उनके काम को क्या मिली, पहचान मिली, जब उनके काम को एक्सेप्ट किया गया, उससे पहले ही उनकी क्या हो गई थी, यहाँ पे डेथ हो गई थी। अब देखो ये जो चीजें हैं पढ़ो। मेंडल ने जो मटर का पौधा था उसी पे क्यों एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आते, जैसे कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, पूछे जाते हैं ये कि कौन कौन से वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक हमने अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है और आप चैप्टर को समझते हैं तो आप कैरेक्टर याद रखेंगे और डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म आपको याद रहेगी। आपने हाइट की बात की तो टॉल और ड्वार्फ ही होगी, सीड कलर की बात की तो येलो एंड ग्रीन ही होगा, आपने यहाँ पे पॉट शेप की बात की तो इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड ही होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने कहा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म यानी कि कौन सी फॉर्म जो आपको ये दी गई है ये तो आपको पता रहेंगी, बस आपको कैरेक्टर याद रखने हैं। तो पहली चीज है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को लिया है। सेकेंड है यहाँ पे कि जो मटर का पौधा है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटी है, कम टाइम में आप लार्ज नंबर ऑफ सीड को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो मटर का पौधा है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंडर कंट्रोल कंडीशन पॉलिनेशन करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपने कहा कि आपको किस प्लांट को किससे क्रॉस कराना है, ये टोटली आपकी चॉइस वहां पर होगी और आप इजिली वहां पर कर सकते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस को। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखो नोट कुछ भी नहीं करना है, बस अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। यहाँ पर आप बस रिकॉल करेंगे जल्दी से वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हैं, बिना देखे बस कहीं पे लिखें, फटाफट से आपको बिना देखे लिखना है। आपने साथों साथ लिख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे आपको एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन है। अब जैसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि बताइए मटर के पौधे के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं। एमसीक्यूज में आपको दिया जाए, 4 ऑप्शन दिए जाए और आपसे बोला जाए कि इनमें से मटर के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर मटर का कैरेक्टर नहीं होगा। 4 कैरेक्टर दे दिए तो 3 वो यहाँ से उठा लेगा, एक कोई ऐसा कैरेक्टर उठा लेगा जो मटर के पौधे का नहीं होगा। आपको सेलेक्ट करने की कौन सा कैरेक्टर मटर का जो कैरेक्टर है वो नहीं है, या कौन सा ऑप्शन मटर का कैरेक्टर नहीं है। यह हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा मटर का कैरेक्टर है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 कोई अदर ऑप्शन होंगे और एक जो कैरेक्टर होगा वो मटर का होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार देखो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे ये हमारे आते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, देखो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने क्या किया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको खुद ही क्रॉस करना है यहाँ पे। तो मेंडल ने किया था कि एक सेम कैरेक्टर को लिया था और वो प्लांट हाइट है, उसके 2 ट्रेट हैं, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा, 2 ही केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो दोनों ही ट्रेट हैं यहाँ पे। अब मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट को लिया, एक शॉर्ट प्लांट को लिया या ड्वार्फ प्लांट को लिया, दोनों के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन करा दी है। ये आपको समझना होगा कि जब पॉलिनेशन कराई होगी, ये है कंडीशन, ये है कंडीशन, ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर 2 प्लांट है, ठीक है, तो ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। अच्छा, ये बीच में कौन सा प्लांट है फिर, ये बीच में इनकी F1 जनरेशन जो आई है वो है, ये इनकी यहाँ पे जो संतति है ये है। ठीक है, तो ये एक लंबा पौधा है, ये एक बौना पौधा है और इनके बीच में पॉलिनेशन कराया गया। तो पॉलिनेशन कैसे कराया गया होगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यहाँ पे हुआ होगा। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, देखो पॉलिनेशन तो नॉर्मली खुद ही होता है, पॉलिन ग्रेन खुद ही ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, आपने क्या एंथर से स्टिग्मा में। अब वो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो या वो क्लोज टाइप का या क्रॉस टाइप का जो पॉलिनेशन हो, जिसमें हमने अलग अलग देखे थे।
ठीक है। हमने कहा था कि सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें भी अलग अलग टाइप हमने देखे थे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया खुद होती है, बट यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों पौधों को उगाया जाएगा। फिर और भी तो पौधे होंगे आसपास, चलो ठीक है आपने आसपास नहीं उगाए हैं, आपने सिर्फ 2 ही पौधे उगाए, तो क्या यहाँ पे गारंटी है कि वो दोनों पौधे उग जाएंगे? ये भी तो हो सकता है उन दोनों पौधों में से कोई एक पौधा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे कुछ ज्यादा जो आपके एग्जाम्पल हैं, ज्यादा जो आपके ऑप्शन है वो आप लेकर के चलेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पौधे या 4 पौधों को लेकर के चलेंगे, तो 4 पौधे वहाँ पे आसपास में हैं। अब आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले इमैस्कुलेशन कर दिया सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने, क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है, द्विलिंगीय पौधा है, तो ऐसा ना हो कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक प्लांट से एंथर को निकाल लेते हैं या स्टेमन निकाल लेते हैं। इन शॉर्ट हम मेल पार्ट को निकाल दे रहे हैं। इमैस्कुलेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, ये क्या होता है? बस मेल पार्ट को रिमूव करने के प्रोसेस है। तो ठीक है, अब मेल पार्ट में आपने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, लेकिन अभी एक और चीज हमें करनी है, वो क्या? ठीक है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो रोक दी, बट क्रॉस तो हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकती है, तो बैगिंग हम करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पौधा, यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी बैगिंग कर ली। अब हमने देखा ये दूसरा पौधा था जो ड्वार्फ प्लांट है। अब ये जब क्या होगा, डेवलप होगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनने लगेंगे। हमने यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाए और यहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो एक्चुअली में हम खुद से वहां पे क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन हो गई है, क्या होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, देन सीड का फॉर्मेशन है, तो ये लो बन गई है, सीड आ गई है, सीड हमारे पास आ गया है। अब बीज हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों के पॉलिनेशन कराने के बाद इस बीज को हमने क्या किया, बोया, और जब ये बीज उगा तो हमने देखा कि बीज जो है, ये जो इस बीज से जो पौधा बना है वो लंबे हैं। अब जितने भी बीज है, ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बीज आया है। आपने कहा बहुत सारी मटर की एक पौधे में बहुत सारी फली होती है और एक फली में बहुत सारे बीज होते हैं। नॉर्मली 4 से 5 या 6 बीज तो होते ही हैं, यहाँ पे कम से कम 3 बीज तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फली है, बहुत सारे बीज हमें मिले हैं, हमने सारे बीजों को बो दिया। और जब सारे बीजों को बो दिया तो हमने देखा कि सारे जो प्लांट है वो कैसे है, टॉल है। सारे ही पौधे यहाँ पे कैसे निकले, लंबे निकले। इससे क्या पता चला हमें, इससे पता चला कि एक जनक तो ये था, एक जनक ये है जो टॉल है, और एक जनक ये है जो कैसा है, ड्वार्फ है। तो हमने कहा कि पहली पीढ़ी, ये हमारी F1 जनरेशन आई है, तो हमने कहा पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनक के कैरेक्टर आए हैं, एक ही जनक के कैरेक्टर देखने को मिले हैं। मतलब ये जो यहाँ पे पेरेंट है, ये हमारा होगा डोमिनेंट पेरेंट। और ये जो जनक है, कहीं पर हमें बौना पौधा नहीं मिला, सारे पौधे लंबे मिले, बौना पौधा हमें नहीं मिला। देखो इसकी हाइट कम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, इसकी हाइट देखो। अब ये तो जड़ वाला पोर्शन हम नहीं देखते, हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये इसकी हम हाइट देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेम इसकी भी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमने कहा ड्वार्फ प्लांट की कहीं भी हमें कैरेक्टर नहीं मिले, तो इसको हम रेसेसिव पेरेंट या फिर अप्रभावी जनक कहते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक बार देखो कि क्या हमने यहाँ पे किया है, और इसके बाद क्या होगा। क्या लॉ हमने, जो हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो पूरा पढ़ लिया या अभी और चीजें बाकी हैं? तो आपको ध्यान होगा मेंडल ने क्या किया। ठीक है, मेंडल ने यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो बता दिया कि जब हमने सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेट वाले 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आते हैं, दूसरे पेरेंट, एक ही पेरेंट के ट्रेट। ठीक है, एक ही जो पेरेंट, एक ही जनक है, उसके गुण हमें दिखाई दिए, दूसरे के गुण हमें नहीं दिखाई दिए। तो जिस जनक या जिस पेरेंट के गुण हमें पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो हमारा प्रभावी जनक या डोमिनेंट पेरेंट है, और इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जिस पेरेंट के कैरेक्टर हमें नहीं मिले वो अप्रभावी है। ठीक है, चलो अब इसके बाद मेंडल ने कहा कि देखो कुछ तो हुआ होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दूसरे जो पेरेंट है उसके कैरेक्टर हमें मिले ही नहीं है। तो ये जानने के लिए कि दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर जो रेसेसिव था, जो अप्रभावी था, उसके साथ क्या हुआ, मेंडल ने यहाँ पे करा दी है क्या, सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ मतलब जो पहली पीढ़ी के यही जो पौधे थे, बहुत सारे बीज, वो सारे पौधे लंबे निकले। अब इन्हीं पौधों के बीच में, यानी कि एक ये वाला पौधा और इसके साथ एक जो दूसरा पौधा होगा उसके बीच में क्रॉस करा दिया, उसके बीच में क्रॉस करा दिया, और F2 जनरेशन जो आई है वो कुछ ऐसे आई है। अब बताओ क्या आया है यहाँ पे, क्या रिजल्ट निकला हमारा।
यहाँ पर 4 संतति आई है F2 जनरेशन में, और 4 संतति में अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हमने कहा 3 पौधे तो लंबे आते हैं और एक पौधा बौना आता है, यानी कि छोटा आता है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो यही क्रॉस इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रॉस कराना आना चाहिए, F1 और F2 जनरेशन निकालनी आनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपको आना चाहिए। तो चलो दोनों रेशियो लिखो, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन आपको खुद से देखना है 3:1 जो है वो कौन सा है, 1:2:1 कौन सा है। तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 1:2:1, एंड फिनोटिपिक क्या आएगा 3:1। और ये पूरी लैंग्वेज है हमारी यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस की ये पूरी लैंग्वेज है। ठीक है, आपने क्रॉस को पढ़ लिया है तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। अपवाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मिराबिलस जलापा में 4 o'clock प्लांट जो हमारा होता है। इसमें हमने कहा कि हमने सेम कैरेक्टर लिया, वो है यहाँ पे फ्लावर का कलर, और ट्रेड जो है व्हाइट कलर है, रेड कलर है। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए था, आपने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए था, यानी कि हमने कहा रेड कलर, कैपिटल आर इसको डिनोट किया है, तो हम कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं जो यहाँ पे डोमिनेंट होता है। ठीक है, चलो ठीक है, रेड डोमिनेंट है, व्हाइट डोमिनेंट है, जो भी डोमिनेंट होता है उसका कलर यहाँ पर आता है। बट देखा गया कि यहाँ पर ना व्हाइट कलर आया है ना रेड कलर आया है, यहाँ पे पिंक कलर आया है। पिंक कलर क्या दिखाता है यहाँ पर कि कोई तो एक पेरेंट के कैरेक्टर आए हैं, वो कौन सा पेरेंट है, तो आपने कहा कि वो रेड कलर का जो फ्लावर है, ये जो हमारा पेरेंट है, इसके कैरेक्टर यहाँ आए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं आए हैं, हाफ ही आए हैं, आधे ही आए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या था, इसका अगर हम देखें जीनोटिपिक, अगर हम इसको जीनोटाइप देखें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, जिसमें हमने कहा सिर्फ एक ही एलील ऐसा है जो रेड कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक ऐसा है जो व्हाइट कलर। ठीक है, और एक पेरेंट ऐसा है जो व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक एलील जो है वो क्या होगा, व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक एलील रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पिंक कलर का मतलब है कि यहाँ पे रेड कलर आया तो था, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आया, और वो रेड ना होकर के वो फिर पिंक कलर हमारे पास आया। क्या कहेंगे इसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकी अपूर्ण प्रभाविता। ये अपवाद है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो ये अपवाद बाद में डिस्कवर किए गए हैं, जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि जब सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट रेट वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में कोई भी एक कलर कम्प्लीटली नहीं आता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। अब सेम फिर मेंडल लिखा कि ठीक है, तो इसमें अगर जब यहाँ पे क्रॉस हुआ होगा, ठीक है, एक्सेप्शन तो हमारे पास बाद में आए हैं, तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पर F1 जनरेशन में तो कोई कलर आया ही नहीं है, ना व्हाइट आया ना रेड आया, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया, जैसे कि मेंडल ने किया था। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के टाइम पे किया था। अब उन्होंने इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करा दिया है, दोनों ही ऐसे पौधे हैं जिनमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। ये पिंक कलर का फ्लावर आया था F1 जनरेशन में, तो ये वही पिंक कलर के फ्लावर है, इन पौधों के बीच में सेल्फ क्रॉस कराया गया, और ये यहाँ पे 4 संतति में हमें मिली है। अच्छा, बीच में जो ग्रीन कलर है वो दिखाता है कि ये पिंक कलर के हैं, क्योंकि हमारे पास पिंक कलर नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, ये तो आपको पता है ये रेड होगा, और ये आपको पता है ये व्हाइट होगा, क्योंकि हमने जो पैटर्न्स हैं उनको कुछ कलर नहीं दिया है। यहाँ पे जो बीच में जो कलर दिया है वो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब आप पिंक से आइडिया लगाएंगे। तो अगर हमारे पास 4 यहाँ पे F2 जनरेशन में 4 संतति आई है, जिसमें एक रेड था, 2 पिंक थे, और एक ऐसा था व्हाइट था। तो ये हमने कहा कि रेड और व्हाइट जो है, जो यहाँ पे पेरेंट थे, इनके जो कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में आ गए। लेकिन क्या आए हैं यहाँ पे, हमारे पास और भी रिजल्ट आए हैं जो कि क्या बताते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन में क्या ध्यान रखना है, एक तो ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, क्रॉस कैसे करना है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। दूसरी चीज, इसके 2 एक्सेप्शन हमारे पास है, हमारे पास सिलेबस में है। पहला जो है वो है यहाँ पे मिराबिलस जलापा एग्जाम्पल है, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखना है, क्रॉस तो हमें पता है कि क्रॉस ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होगा। ये रेशियो जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है जब हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, ये तो उसकी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। कैसे, देखो देखो समझो,
पहले फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, जो हमें फिजिकल अपीयरेंस से हमें पता चला। तो एक तो रेड है, तो हमने कहा ठीक है 1, पिंक कितने हैं 2 है, तो हमने कहा 2, व्हाइट कितना है 1 है, तो हमने कहा 1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। अब जीनोटाइपिकली देखो, हमने कहा प्योर रेड जो है, होमोजाइगस रेड जो है वो कितना है 1 है, तो ये आ गया हमारा होमोजाइगस रेड। अब पिंक जो है हमने कहा वो भी तो होमोजाइगस ही होगा, क्योंकि पिंक देखो वैसे तो यहाँ पे दोनों जो एलील है वो डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर हमें पिंक दे रहा है, तो वही हमारे लिए क्या होगा, पिंक के लिए वही क्या होगी हमारे लिए प्योर फॉर्म होगी। तो प्योर पिंक के लिए ये है, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया तो रेड हो जाएगा, और अगर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आ गया तो व्हाइट हो जाएगा। इट मीन्स कि पिंक तभी आ रहा है जब कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। तो हमने कहा पिंक के लिए प्योर फॉर्म क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर होगी। तो ये कितने प्लांट हमारे पास आए हैं, 2 आए हैं। देन प्योर व्हाइट जो प्लांट हमारे पास आए हैं, प्योर का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जब दोनों एलील सेम ट्रेट को फॉलो करे, कैरेक्टर हमेशा सेम होगा ये ध्यान रखना, लेकिन जब ट्रेट को भी सेम ट्रेट को फॉलो करे, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्योर है, ये प्योर है। पिंक के लिए ये भी प्योर होगा, क्योंकि पिंक तभी आ रहा है जब क्या है यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी। तो आपने कहा फिनोटिपिक रेशियो हो या जीनोटिपिक रेशियो, दोनों ही सेम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा जो हमारे पास एक्सेप्शन आता है, ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा हो गया है। पहला जो लॉ है उसमें क्रॉस, उसमें दोनों टाइप के रेशियो, इसका पहला एक्सेप्शन एग्जाम्पल मिराबिलस जलापया 4 o'clock प्लांट, इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, ये यहाँ तक कंप्लीट करके लेकर के आना। बाकी के जो लॉ है उनकी भी आप एक बार कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका